गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मेनली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में अगर मॉलिक्यूल्स बोला जाता है तो वो तीन चीज़ों को मेनली इंडिकेट करता है। एक है डीएनए, एक होता है आरएनए, दूसरा होता है प्रोटीन। तो वी विल स्टार्ट विथ डीएनए, देन कमिंग टू आरएनए, देन प्रोटीन। सो वी विल डिस्कस वेरी फ्रीक्वेंटली। हम देखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे होता है। जो जो भी मैकेनिज्म्स होता है वो हम क्लियरली स्टडी करेंगे। Coming to DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए हम बोलते हैं कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक न्यूक्लिक एसिड है और एक ऑक्सीजन एब्सेंट है, एक ऑक्सीजन एब्सेंट है। सो हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो 5' फॉस्फेट 3' OH ग्रुप कंटेन करता है। दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो ग्रुप है इसमें दो ग्रुप होता है, एक होता है माइनर ग्रुप और दूसरा होता है मेजर ग्रुप। एक ग्रुप में 10 बेसेस रहता है, तो टोटल लेंथ ऑफ ए ग्रुप इज 34 एंगस्ट्रॉम और एक बेस के बीच जो डिफरेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो नॉर्मली ह्यूमन में जो दिखाया जाता है वो डीएनए मेनली बी टाइप डीएनए बोलते हैं उसको, बी टाइप। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कौन सा टाइप का डीएनए ह्यूमन में दिखाया जाता है, वो बी टाइप है। इसके अलावा नोट करना और दो टाइप के डीएनए है, एक है ए टाइप डीएनए, दूसरा है जेड टाइप डीएनए। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें 4 टाइप का बेसेस दिखा जाता है। एक है एडेनोसाइन, थायामिन, गुआनोसाइन, साइटोसिन। ए एंड टी के बीच जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जी एंड सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अभी हम आएंगे स्ट्रक्चर को, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। हम देखे थे डीएनए में 5' फॉस्फेट होता है और 3' OH होता है। वैसे 5' फॉस्फेट होता है, 3' OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप लगता है। ये जो बेसेस होता है ए टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, पर ये जो बेसेस होता है बेसेस भी अपने में एक बॉन्डिंग बनाते हैं, वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है ये होता कैसे है, हम एक बेसिस को देखेंगे कि ये दूसरे बेसिस के साथ कैसे कनेक्ट करता है। पहले एक बेस को स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, 5' फॉस्फेट लगा रहता है, उसके बाद एक डाइएस्टर बॉन्ड होता है, उसके बाद एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, पेंटोज शुगर, जो कि एक नाइट्रोजनस बेसिस को लगा रहता है। ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या हो सकता है, एक ए हो सकता है, डी हो सकता है, जी हो सकता है, सी हो सकता है। तो हमको क्या क्या मिला, उसके बाद इसका है 3' OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहता है। सो इसका स्ट्रक्चर अगर डीएनए में कोई बेसिस को देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। तो 5' में 3 फॉस्फेट रहता है, पहले का पोजीशन होता है अल्फा, उसके बाद बीटा और इसके बाद गामा। तो ये थोड़ा हाई लेवल में दिखाई देता है। हाई लेवल में स्टडी करेंगे तो ये 3 फॉस्फेट के बारे में डिस्कस करेंगे।
मेनली अल्फा जो डाइस्टर होता है तभी अल्फा फॉस्फेट ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि बीटा एंड गामा ये हट जाता है। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है बोल के इसका ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किए। तो जेनेटिक मटेरियल है ये प्रूव करने के लिए फ्रेडरिक ग्रीक एक एक्सपेरिमेंट सेट किए थे बाय टेकिंग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होता है वो दो टाइप का होता है स्ट्रेन उसका, एक होता है एस टाइप और स्मूथ टाइप, एक होता है आर टाइप। ये जो स्मूथ टाइप होता है ये वीरुलेंट होता है और जो आर टाइप होता है ये नॉन वीरुलेंट और एविरुलेंट होता है। तो इसका मतलब कि जो वीरुलेंट है तो इसमें इन्फेक्शन का कैपेसिटी ज्यादा रहता है और आर टाइप में इन्फेक्शन कैपेसिटी नहीं रहता है। तो उन्होंने क्या किए, दो माइस लिए। पहला माइस को जो है उन्होंने एस टाइप इंजेक्ट किए, तो माइस क्या हुआ रिजल्ट में मर गया क्योंकि ये वायरुलेंस था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आर टाइप लिए, फिर एक माइस को इंजेक्ट किए। ये तो आर टाइप डॉक्टर जो होता है वो एविरुलेंट होता है, तो माइस इसमें क्या हुआ लाइव हुआ, जिंदा रहा, मरा नहीं। फिर उनको थोड़ा ऐसे क्यों लगा कि हम जो वीरुलेंस है ये वीरुलेंस को घटा के अगर देंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट एक सेट किए जिसमें एस टाइप स्ट्रेन को हीट फील्ड कर दिया, मतलब हीट देके एस टाइप जो स्ट्रेन था उसको मार दिया, मार के माइस में इंजेक्ट किए और देखिए कि माइस मरा नहीं, जिंदा रहा, लाइव रहा। तो उन्होंने क्या किया, और एक उनके दिमाग में आया कि हमने अगर हीट फील्ड एस टाइप के साथ अगर आर टाइप को इंजेक्ट किया जाए माइस में तो क्या होगा, तो दिखे कि यहाँ पर माइस में जब देखे थे कि एस टाइप को हीट फील्ड किया गया था तो माइस जिंदा था, और जब आर टाइप एविरुलेंट है और हीट फील्ड एस टाइप दिया गया तभी माइस मर गया, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अभी टेस्ट करना है कि माइस मरा क्या। पहले उसमें उसका प्रोटीन निकाल के देखे, इसमें कुछ चेंजिंग हुआ, उनको कुछ मिला नहीं। फिर देखे आरएनए में, उसमें भी कुछ नहीं। फिर जब डीएनए में देखे तो उनको वहां पर एस टाइप स्ट्रेन कुछ मिलने लगा और उनको पता चला ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, वो डीएनए है। और डीएनए में जेनेटिक मटेरियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होता है, सो दैट माइस का क्या हुआ यहाँ पर डेथ हो गया। तो यहाँ से पता चला कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है जो जनरेशन टू जनरेशन को पास होता है। तो ये गया डीएनए के बारे में। तो इसके बाद हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हम बोले थे कि डीएनए आरएनए प्रोटीन। तो कमिंग टू सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल किसको कहा जाता है। तो ये जो डीएनए ये जीन रेगुलेशन करता है, इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो कि हेल्प करता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, प्रोमोटर्स, ऑपरेटर्स, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स, देन कमिंग टू टीएसएस, देन जीन। तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए, बट हाउ इट translate, how it translates to the next level. So coming to that part, we should know the central dogma of cell. तो central dogma of cell में क्या होता है, DNA to RNA होता है और RNA से क्या होता है प्रोटीन होता है, जो कि हम सबको पता है। पर यहाँ पर और एक भी चीज है, RNA से DNA हो सकता है और DNA से DNA हो सकता है। Now question is डीएनए से आरएनए होने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन,
आरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेशन, वो डीएनए से फिर डीएनए को रेप्लिकेशन, एंड आरएनए से डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये भी दिखा गया है। तो इसको समझने के लिए पहले हम जाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में पहले डीएनए को स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो डीएनए क्या होता है? सुपरकॉइल होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम को अगर हम खींचेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये डीएनए स्ट्रक्चर मिलेगा। पहले न्यूक्लियोसोम बीड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें हिस्टोन प्रोटीन बाइंड होकर उसको न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। उसको और थोड़ा स्ट्रेस करेंगे तो हमको ये डीएनए स्ट्रक्चर मिलेगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? तो डीएनए को रेप्लिकेशन होने से पहले हम डीएनए स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेंगे। तो उसको मैं थोड़ा स्ट्रेट कर दूंगा। डीएनए जो सुपरकॉइल होकर रहता है, तो जब रेप्लिकेशन से पहले यहां पर एक ओपनिंग हो जाता है, और इसका जो बीच होता है इसको हेलिकेज नाम का एक एंजाइम काट देता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हेलिकेज तो हाइड्रोजन बॉन्ड को काट दिया, और इसका जो फोल्डिंग्स है, सुपरकॉइल जो स्ट्रक्चर है, उसको खोलने के लिए एक एंजाइम को डिप्लॉय किया जाता है, सेल डिप्लॉय करता है, उसका नाम है टोपो आइसोमेरेज। तो ये जब खुल जाता है यहां पर एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करके इसको रखता है ताकि ये वापस में ना मिले, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, थोड़ा पास में आएगा फिर से उनका बॉन्ड बन जाएगा। तो एसएसबीपी लग के जो रहता है तो ये इसको मिलने नहीं देता, फिर टोपो आइसोमेरेज उसको रिफोल्डिंग करता रहता है और हेलिकेज उसको हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाता रहता है। इसी बीचों बीच तो एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। तो यहाँ पर एक मजे की बात है, यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड का सिंथेसिस थोड़ा अलग है। हमको पता है डीएनए सिंथेसिस जो है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। सो जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है तो वहां पर हम देखेंगे तो 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH होता है। तो यहाँ पर जो दो स्ट्रैंड होता है, एक को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, एक को लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड किसको बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं 3 प्राइम को, 5 प्राइम को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। व्हाई लीडिंग स्ट्रैंड? बिकॉज यहाँ पर 5 प्राइम फॉस्फेट बाइंड करके 3 प्राइम रीजन में ये सिंथेसिस करता जाता है और ये लीड करता है, ये कहीं अटकता नहीं है, ये जितना आगे जाता है हेलिकेज काटता जाता है और टोपो आइसोमेरेज इसको अनफोल्ड करता रहता है और ऐसे ही बढ़ जाता है। पर इसका ऊपर जो ऑपोजिट में जो स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसका नाम होता है लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग मतलब अटक। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको स्पेस नहीं मिल पाता है। जैसे कि यहाँ पर खोलेगा तो ही यहाँ पर बैठ पाएगा, तो यहाँ पर खोलेगा तो डीएनए पॉलीमरेज बैठ के इसको सिंथेसिस करेगा। तो जितना खुलता है वो वहां पर उतना बैठ के सिंथेसिस करता है। तो ऐसे क्या होता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट सिंथेसिस होता है जिसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और इसका भी सिंथेसिस जो होता है ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोला जाता है और इसी को लीडिंग स्ट्रैंड। तो क्वेश्चन आता है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट कौन सा स्ट्रैंड में लिखा जाता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड में लिखा जाता है जिसका ओरिएंटेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है और हमको सिंथेसिस करना होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। पर हेलिकेज इतना जल्दी ओपन नहीं कर पाता, इसलिए ये जाके डीएनए पॉलीमरेज अटक जाता है। पर इन केस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड ये पूरा ओपन होता रहता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है और डीएनए सिंथेसिस हो जाता है। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो 3 टाइप का है, एक है सेमी कंजर्वेटिव, एक है कंजर्वेटिव और एक है सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और एक है एडवांस। तो सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है,
जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, इसका सिंथेसिस इसका साइड में हो जाता है, पेरेंट स्ट्रैंड के साथ और एक स्ट्रैंड सिंथेसिस हो जाता है। कंजर्वेटिव में एक डीएनए होता है पेरेंट डीएनए से, एक नया डीएनए होता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। इसमें हाफ ऑफ द पेरेंटल मटेरियल कंजर्व हो गया है, इसलिए उसको सेमी कंजर्वेटिव। और जो लास्ट टाइप जो होता है उसमें क्या होता है, दो टाइप में मिक्स हो जाता है, मतलब इसका थोड़ा फ्रैगमेंट इसका थोड़ा फ्रैगमेंट मिलके एक नया स्ट्रैंड हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं एडवांस्ड टाइप। तो ये तीन टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है जनरली। देन कमिंग टू हमारे पास जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किस टाइप का होता है, वो होता है सेमी कंजर्वेटिव टाइप। तो हमारे पास जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किस टाइप का होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ कमिंग टू वन पार्ट, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। तो डीएनए से हमारा क्या है, बहुत सारे बेसिस ऐसे अरेंज हुआ है, उसको जीन बोलते हैं। और जीन में क्या होता है, एक कोड होता है, जो कोड को हम रीड करने से एक प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कोड बनने का प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और कोड को बोलते हैं ट्रांसक्राइब। तो डीएनए से आरएनए होने का प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। अब हम देखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे होता है। तो आरएनए जो होता है, तीन टाइप का आरएनए है, हमको पता है। एक है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए, और एक होता है आरआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है, मतलब एमिनो एसिड लेके आने में हेल्प करता है। एमआरएनए मैसेज लेके जाने में हेल्प करता है, और आरआरएनए उसको रीड करने में हेल्प करता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन में होता है वो क्या होता है, वो एमआरएनए वो मैसेज लेके जाता है, इसलिए मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम में डायरेक्शन होगा और 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। तो एक इसमें क्या होता है, एक सेंस स्ट्रैंड होता है कि कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। तो एक सेंस स्ट्रैंड होता है जो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रहता है उसको बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो सेंस स्ट्रैंड से कभी ट्रांसक्राइब नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये इसके पास अगर कोड है, अगर उसी को हमने फिर से उसका रेप्लिकेट बना देंगे तो उसका अपोजिट बन जाएगा। इसलिए हमें याद रखना, जो एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है वहीं से ही ट्रांसक्रिप्ट बनता है। तो पहले क्या होता है, यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शनल बबल फॉर्मेशन होता है, और वो किसके द्वारा इंप्लीमेंट होता है, एक सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर उसको इंप्लीमेंट करता है। करने के बाद ये क्या करता है, रीडिंग शुरू करता है, एक कैप बनाता है जो कि मेनली जीटीपी होता है, एक कैपिंग होता है, उसको जीटीपी कैप बोलते हैं। ये कैप होने के बाद यहाँ से शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन, और वो भी हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। फिर जो चीज ट्रांसक्रिप्ट होना है वो एंटीसेंस स्ट्रैंड से हो जाता है। सपोज यहाँ पर है TAG, तो इसको जब इसका जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगा क्या बनेगा, ATC। तो वैसे ही ट्रांसक्रिप्ट होके 3 प्राइम रीजन से ये डिटैच होने के लिए ये क्या लगा रखा है, ओनली A टेल रहता है। तो यहाँ पर जब ट्रांसक्रिप्ट होता है इसके साथ कोडिंग के साथ कुछ नॉन कोडिंग पार्ट आ जाता है। तो कोडिंग पार्ट जो होता है इसमें उसको बोलते हैं एक्सॉन, और जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो हमेशा शुरू होता है एक्सॉन से, और दोनों एक्सॉन के बीच एक इंट्रॉन रहता है, और सबसे एंड में 3 प्राइम यूटीआर रीजन बोलते हैं इसको। ऑन ट्रांसलेटर की ट्रांसलेट नहीं होगा तो इसका नाम 3 प्राइम यूटीआर रीजन बोलते हैं, जो पॉली ए टेल होता है। और जहां से शुरू होता है वो हमेशा ATG होता है। ATG से हमेशा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, बाय जीन शुरू होता है। तो ATG से एक एक्सॉन शुरू होता है, और ATG मेनली रिस्पांसिबल फॉर एक एमिनो एसिड है, याद रखना ये हमेशा के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में लिखा जाता है ATG, इसका नाम है मीथियोनाइन, और उसका शॉर्ट फॉर्म है MET, मीथियोनाइन। तो वो रीड करके वो मैसेंजर आरएनए अभी लेके आ गए mRNA,
पॉलीवेट चेन लगा है 3 प्राइम एंड में और 5 प्राइम एंड में कैप लगा हुआ है। और यहाँ पर हमारा सीक्वेंस से जो ट्रांसक्रिप्ट होकर आया है वो अभी किसके पास जाएगा, आरआरएन जाएगा, जिसको बोलते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करेगा, ये रीजन को रीड करेगा और हमारा जो कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 बेसिस को लेके एक कोड होता है और एक कोड एक अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और हमारा जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो है 20 अमीनो एसिड हमारा एसेंशियल है। तो राइबोसोम जो है वो 2 टाइप का होता है। प्रोकैरियोट्स में मेनली 70S S फॉर सेडिमेंटेशन रेट एंड 80S टाइप होता है यूकैरियोट सेल में। 70S में क्या क्या डिवाइड होता है, 50S एंड 30S। बिगर यूनिट एक होता है उसका 50S होता है और स्मॉलर यूनिट 30S होता है। वैसे 80S में 60S एंड 40S। ओके, तो ये बिगर यूनिट में 2 साइड होते हैं, एक ए साइड एक टी साइड। ए साइड क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और टी साइड उसको आगे पहुंचाता है। तो ये जब रीड करेगा यहाँ से एमआरएनए आके ऐसे लग जाएगा तो यहाँ पर एटीजी है पहला कोडन, हमेशा याद रखना एटीजी इज द फर्स्ट कोडन जहाँ से ट्रांसलेशनल प्रोसेस शुरू होगा, यहाँ से प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। तो इसका ऊपर बिगर यूनिट बैठ जाएगा और नीचे स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का लग जाएगा। तो एटीजी जब रीड करेगा, एटीजी टीआरएनए क्या करेगा, इसके पास इसका एंटीकोडन्स होगा। एटीजी मतलब यहाँ पर टीएसी होगा, ये टीएसी आके इसका ऊपर बैठ जाएगा और टीएसी के साथ एक एमिनो एसिड आएगा उसका नाम है मिथियोनाइन और टीआरएनए का एक होता है टी-साइसीआर और डाइहाइड्रोड्यून DHUR होता है। तो ये क्या करेगा, आगे इसका ऊपर बैठ जाएगा, बैठ के और ये जो मिथियोनाइन लेकर आया होगा इसको यहाँ पर छोड़ देगा और ये चला जाएगा। फिर ये उसके बाद दूसरा रीड करेगा, तीसरा रीड करेगा, ऐसे रीड करते करते एक स्टॉप कोडन आ जाएगा। तो मेनली 3 स्टॉप कोडन होता है, UAA, UGA, UAG। सो ये AUG होगा। ATG हम बोल देते हैं डीएनए से आते हैं इसलिए ATG। तो एक चीज याद रखना, जब डीएनए से आरएनए चेंज होता है तो सब बेसिस सेम रहता है, एक ही चेंज होता है, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल और बाकी ए सेम रहता है, जी सी ये तीनों सेम रहते हैं, ओनली थायमिन रिप्लेस्ड बाय। तो एयूजी जो होता है वो स्टार्ट कोडन होता है और वो स्टार्ट कोडन यहाँ पर आके जब रीड होता है मिथियोनाइन लगता है, उसके बाद वो टोटल प्रोटीन जो भी एमआरएनए में होता है ट्रांसक्रिप्ट को रीड करते हैं, ट्रिपलेट कोडन के हिसाब से करते हैं, प्रोटीन लगता जा रहा है और प्रोटीन लगने के बाद प्रोटीन बन जाने के बाद एमिनो एसिड लगता जाएगा और प्रोटीन बन जाएगा। फाइनल प्रोटीन बनने के बाद एक स्टॉप कोडन होगा जिससे वहाँ उसको पता चल जाएगा कि अभी इसको और रीड नहीं करना है, यहाँ से स्टॉप करना है। और वो 3 स्टॉप कोडन से कोई भी एक स्टॉप कोडन हो, यूए हो सकता है, यूजीए हो सकता है और यूएजी हो सकता है और अम्ल इसका तीनों का नाम है। तो वो क्या करेगा, वहीं से प्रोटीन बनेगा। तो ये प्रोटीन अभी हमारा बॉडी को आ जाएगा। तो जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वहां से ट्रांसक्रिप्ट बनने के बाद न्यूक्लियस से एमआरएनए आ जाता है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशनल प्रोसेस होता है। क्योंकि प्रोटीन सबको चाहिए, न्यूक्लियर प्रोटीन मतलब जितने भी प्रोटीन बनता है वो साइटोप्लाज्म में बनता है। बनने के बाद यहाँ पर एक क्या होता है, टारगेट साइट भी लगाया जाता है, तो उसको पता चलता है कि ये प्रोटीन कहाँ पर जाएगा, ये गल्गी बॉडी को जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया को जाएगा, ये कौन सा रीजन को जाएगा, इसका फंक्शन है ये। यहाँ पर एक होता है टारगेटिंग साइट, प्रोटीन सॉर्टिंग बोलते हैं उसको, तो वो उसी को वही जगह पर लेके छोड़ देता है जो काम के लिए वो बना हुआ है। तो ये गया हमारा सेंट्रल डोमेन। हम यहाँ पर ट्रांसलेशन देखे, ट्रांसक्रिप्शन देखे एंड रेप्लिकेशन देखे।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, वायरस में पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, सेंस स्ट्रैंड, मतलब जिसमें ऑलरेडी आरएनए तो है ही, तो ये अगर बॉडी को इन्फेक्ट करता है, ये क्या करेगा, डायरेक्ट ट्रांसलेट हो जाएगा, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन करके ये वायरुलेंसी बढ़ा देगा। पर कुछ होता है नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड, जिसके पास जो कोडन्स होता है वो राइबोसोम रीड नहीं कर पाएगा, तो वो केस में क्या होता है, ये एक मैकेनिज्म यूज करता है, ये सब स्ट्रैंड में दिख रहा है, ये एक मैकेनिज्म यूज करता है और एक स्ट्रैंड रेप्लिकेट करता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। रिवर्स में जाएगा और ये जो ट्रांसक्राइब है उसको ट्रांसक्रिप्ट उसको ट्रांसक्राइब करेगा, तो उसमें से क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाएगा, cDNA स्ट्रैंड सिंथेसिस हो जाएगा। सो दैट यहाँ पर इसका ये एंटीसेंस स्ट्रैंड था, और ये जब रीड कर देगा ये कौन सा स्ट्रैंड हो जाएगा, सेंस स्ट्रैंड हो जाएगा। सो दैट ये स्ट्रैंड जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करके बना दिया, इसी को अभी हमारा जो राइबोसोम है वो रीड कर पाएगा, कोडन को रीड कर पाएगा। कोडन रीड क्या मतलब, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, तो आरएनए से डीएनए ऐसे बन सकता है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास पता है कि पॉली ए टेल होता है, तो हम ओलिगो डीटी देके हम हमारा कोई भी आरएनए से एमआरएनए से हम cDNA बना सकते हैं, जिसको जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं, कोडिंग डीएनए बोलते हैं। तो ये गया डीएनए आरएनए प्रोटीन। अभी देखेंगे कि जीन रेगुलेशन कैसे होता है। एक जीन कैसेट को देखेंगे तो हमको मेनली 3 रिजल्ट मिलेगा। एक होता है प्रोमोटर रीजन, दूसरा होता है कोडिंग रीजन, तीसरा होता है टर्मिनेटर रीजन। कोई भी जीन कैसे होता है देखिए, 3 रीजन होता है। प्रोमोटर का काम क्या है, इसको प्रोमोट करना है, रेगुलेट करना है, गाइड करना है, ड्राइव करना है। तो जीन कैसे एक्सप्रेस होगा टोटल डिपेंड करता है इसका प्रोमोटर के ऊपर। जीन का हाथ में कुछ नहीं है, जीन से ट्रांसक्रिप्ट होने वाला प्रोटीन होगा, पर इसको ड्राइव करने का काम होता है प्रोमोटर, ये ड्राइवर है उसका, वो जैसे चलाएगा जीन वैसे एक्सप्रेस करेगा। और टर्मिनेटर का काम क्या होता है, जीन जब हो जाएगा इसको रीड कर देगा, ये इसको टर्मिनेट कर देगा, उसको बोल देगा कि हाँ यहाँ तक ही बनाना है, इसके आगे नहीं जाना है, इसको अभी स्टॉप लगाना है, तो इसको टर्मिनेटर बोलते हैं। तो हम जो देखें जीन कैसे होता है, तो उसमें जो प्रोमोटर, कोडिंग एंड टर्मिनेटर रीजन होता है। ये कोडिंग रीजन करता है 2 चीज होता है, एक कोडिंग पार्ट, एक नॉन कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन और नॉन कोडिंग को बोलते हैं इंट्रॉन, ये होता है। तो वैसे जीन रेगुलेशन के तहत हम जब देखेंगे तो एक ऑपरेंट कॉन्सेप्ट आता है, बैक्टीरिया में दिखाई देता है, तो वो क्या होता है देखेंगे। एक इंड्यूसिबल होता है, मतलब स्विच ऑन ऑफ होता है, वो कैसे प्रोमोटर करता है वो देखेंगे। लैक ऑपरेंट, और इसको बोलते हैं लैक्टोज ऑपरेंट, और इंड्यूसिबल मतलब इंड्यूस होता है, इंड्यूसिबल ऑपरेंट होता है। इसमें क्या होता है, एक जीन कैसे होता है, तो हमारा जो प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स में मेनली पॉलीसिस्टोनिक टाइप दिखाई देता है, और यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक। ये पॉलीसिस्टोनिक क्या है, अगर एक ही प्रोमोटर एक नंबर ऑफ जीन को ड्राइव कर रहा है तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक टाइप। अगर एक ही जीन एक ही